नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद अपने पढ़ाई का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें। तो यदि आप हमारे पुराने छात्र हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग पिछले 3 लेक्चर से लगातार हायर एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग का उसी क्रम में यह चौथा लेक्चर है। तो यदि आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप सबसे पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं या फिर आप वीडियोज़ वाले लिस्ट में चले जाएं और वहां से जो प्रीवियस के 3 लेक्चर हैं जो हमने दिए हैं उनको आप बारी बारी से एक एक करके देख लीजिएगा और साथ में नोट्स तैयार कर लीजिएगा ताकि आगे आपको रिवीजन करने में सुविधा हो सके। उसके बाद आप इस वीडियो पे आइएगा, तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। लेकिन यदि आपका मन है कि डायरेक्ट इसी वीडियो को देखें तब भी आप देखेंगे तब भी उतना ही समझ में आएगा, थोड़ा सा एंटीना सही होना चाहिए और कुछ भी नहीं। तो चलिए फिर आज के लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं। आप सबसे एक निवेदन है कि आप जब वीडियो को देखेंगे तब ऐड आता है ना, एडवर्टीजमेंट, तो उसको आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत जो है रिवेन्यू जनरेट होता है। तो उससे मैं आगे एक कैमरा लेने वाला हूं ताकि मैं डेली क्लास ले सकूं। अभी चूंकि फ़ोन से ही क्लास लेना पड़ता है तो कैमरा वगैरह पूरा सेटअप आ जाएगा, तब हम लोग डेली क्लास करेंगे, लाइव क्लास करेंगे। अभी क्या होता है कि कभी फ़ोन ठीक रहा, कभी फ़ोन ख़राब हो गया, कभी कुछ बहुत सारे बहाने होते हैं। जब वो सेटअप पूरा एक तरीके से हो जाता है तब क्लास लेने में भी थोड़ा सा मज़ा आता है। तो आप इतना काम कर सकते हो हमारे लिए, मुझे विश्वास है कि आप करोगे। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपको पढ़ना था हायर एजुकेशन के बारे में, स्पेशली एंसेंट इंडिया के बारे में, और उसके बाद कौन से फेज के बारे में, पोस्ट मॉडर्न फेज के बारे में। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं एंसेंट इंडिया के बारे में। तो उसमें हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि एंसेंट इंडिया के दौर में एजुकेशनल सिस्टम में सबसे जो महत्वपूर्ण क्वालिटी थी वह थी गुरुकुल सिस्टम का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गुरुकुल सिस्टम का क्या फ़ायदा था और किनको किनको एजुकेशन मिल रहा था, और उसके अलावे उसके अंदर क्या क्या डिमेरिट्स था उसके बारे में भी हम लोग बात किए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एंसेंट इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो चूंकि एंसेंट इंडिया में बहुत तरह के इंस्टीट्यूशंस रहे हैं तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जो किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं उस पर बहुत विस्तार से बात करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि 40 मिनट में मैंने इस टॉपिक को समाप्त कर दिया। इस टाइप का जो होता है यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं ना, उस टाइप से यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। इसीलिए हम लोग जो भी बात करेंगे विस्तार में बात करेंगे। तो आज हम लोग उसी कड़ी में आज पहले विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग एंसेंट इंडिया की बात करेंगे तब तो 2750 बीसी से लेकर के हम लोग 550 एडी तक की बात करेंगे। तो उस दौर में ऐसा तो नहीं कि केवल एक ही यूनिवर्सिटी आएगा, बहुत तरह के यूनिवर्सिटी आएंगे, बहुत तरह के एजुकेशनल सेंटर हुआ करते थे। तो हम लोग एक एक के बारे में बात करेंगे और उसमें भी मूल तौर पे जिससे आपसे सवाल पूछा जाता है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग ज्ञानी बनने के लिए भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग जेआरएफ करने के लिए पढ़ रहे हैं। जेआरएफ का पैसा मिलेगा तब तो फिर ज्ञानी बनना ही है ना, दूसरे को भी ज्ञानी बनाना है। तो फिर हम लोग एंसेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट में या फिर एंसेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिस्ट में आज हम लोग पहले यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। और आज जो हमारा पहला यूनिवर्सिटी है वो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी, आप जानते होंगे इसको फिर से रिवाइव किया गया है और बिहार का एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो, सोशियोलॉजी का हो, हिस्ट्री का हो, इंडियन कल्चर का हो, किसी भी सब्जेक्ट का छात्र हो, यदि वो भारत का निवासी है तब तो वो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानता ही होगा। ठीक है, वैसे बिहार के बारे में कोई ना जाने तो क्या जाने। ठीक, तो नालंदा विश्वविद्यालय क्या है, पहला पॉइंट लिख लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय अभी के समय में, आगे जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें यूजीसी के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में एक बार ये लोग ऐसे भी पूछते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, या फिर बिहार में निम्नलिखित में से कौन कौन यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तब आपको इसमें से चयन करना हो तब आपके दिमाग में चीज़ तो होना चाहिए। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ एडमिशन फॉर्म निकला हुआ है, पीएचडी और एमफिल का नहीं निकला है, यूजी पीजी का निकला है, फी थोड़ा सा हाई है। आगे बात करते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में 2-3 बात। एक तो हम लोग जानेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय कब बनाया गया था। जलाने के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि बख्तियार खिलजी ने इसको 12th सेंचुरी में जला दिया था। ठीक, और बख्तियार खिलजी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ काम कर रहा था, उसी का सेनापति था।
सब लोग तो जानते हैं कि 12th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी ने जलाया था। अभी कोई आ गया था, सॉरी उस डिस्टरबेंस के लिए। आगे बात करते हैं हम लोग। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? सबसे पहले बात जान लीजिए कि नालंदा जो है पटना से, पटना के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। पटना से साउथ के जगह में, मतलब साउथ के तरफ है, पटना से दक्षिण की तरफ आप बढ़ेंगे 40 माइल, ठीक है। 40 मीटर का रास्ता नहीं लिखा मैंने, 40 मीटर नहीं है, 40 माइल, ठीक है। तो 40 माइल आप आगे बढ़ोगे तो वहां पे आसपास में एक जगह है जिसका नाम है बड़गांव, इसको मॉडर्न बड़गांव कहते हैं, ठीक है। यहीं पे नालंदा विश्वविद्यालय लोकेटेड था। अभी यहाँ पे सिलाव वगैरह का खाजा वगैरह मिलता है यूनिवर्सिटी के आसपास, आप जाएंगे ना, मतलब रोड पे, मैं एक बार गया था तो मुझे मिला था, बढ़िया है। इसका स्थापना किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त का दूसरा नाम था शकादित्य और इसी का दूसरा नाम था महेंद्रादित्य। मतलब ये सब इसका उपलब्धि था। क्यों उपलब्धि था? शकादित्य का मतलब होता है जो शकारियों का, यानी शक डायनेस्टी का नाश करने वाला, ठीक है। तो यह उपलब्धि इन्होंने लिया था कुमारगुप्त प्रथम ने, और इसी ने इसका निर्माण करवाया था। तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन एग्जैक्ट डेट यदि आपसे पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय कब बना है, तो आप देख लो कि 415 में और 455 इसके बीच में शासक है। तो जब भी विश्वविद्यालय का निर्माण होगा तो इसी बीच में होगा। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं 5th सेंचुरी एडी में, ठीक है। 5th सेंचुरी एडी में इसका निर्माण हुआ था। किसका? नालंदा विश्वविद्यालय का। यहां तक क्लियर है। दूसरी बात, नालंदा और राजगीर की जो डिस्टेंस है वह 8 माइल की है। अब माइल, अब इसमें किलोमीटर में आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। राजगीर से नालंदा के बीच में, ऐसा नहीं कि मतलब नालंदा एक जिला है, उसी का एक हिस्सा है राजगीर। और पहले क्या था? राजगीर कैपिटल हुआ करता था। आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तब आप देखोगे कि भारत का जो राजनीतिक इतिहास शुरू होता है वह कहीं ना कहीं बिहार से शुरू होता है। और बिहार में कौन से डायनेस्टी से? हर्यक डायनेस्टी से। कौन से डायनेस्टी? हर्यक, जिसका फाउंडर कौन था? बिंबिसार, जिसने पहली बार दहेज लिया था। आपको पता होना चाहिए ये सब बात, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राजगीर क्या था? पहले राजधानी हुआ करता था। राजगीर का पुराना नाम क्या था? राजगृह। राजगृह का क्या मतलब है? जहां पे राजा रहता था, राजा का गृह, राजा जहां पे निवास करता था। सिंपल सी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? अब देखो, जब कुमारगुप्त चला गया तो कुमारगुप्त ने तो नालंदा में बनवा दिया नालंदा विश्वविद्यालय, लेकिन इसके बाद जो इसका बेटा आया वह साउथ में एक और बनाया, ठीक है। उसके बाद इसका बेटा आया तथागत गुप्त, वह पूरब में एक यूनिवर्सिटी बनाया, इसका नाम नहीं पता चला है, विहार बनाया है। आगे बात करते हैं। इसके बाद इसका बेटा है बालादित्य, यह नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में, नालंदा विश्वविद्यालय से नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में इन्होंने बनवाया। अभी आजकल पता चल रहा है कि जहानाबाद और मेरे ख्याल से राजगीर के बीच में एक प्लेस पड़ता है तिल्हाड़ा, वहां पे भी उत्खनन का काम हो रहा है एएसआई के द्वारा। एएसआई आप जानते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके द्वारा काम करवाया जा रहा है। तो पता चला कि तिल्हाड़ा में भी एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। अब ज्यादा संभावना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का हो सकता है एक हिस्सा रहा हो, एक डिपार्टमेंट रहा हो, लेकिन संभावना यह भी है चूंकि तिल्हाड़ा विश्वविद्यालय का एरिया धीरे धीरे उत्खनन करते करते बड़ा होता जा रहा है, तो इसका अर्थ यह भी निकल रहा है कि हो सकता है वह खुद एक यूनिवर्सिटी रहा हो। समझिए बात को। तो यहां तक समझ में आ गई बात, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो था वह 1 मील लंबा और आधा मील चौड़ा इलाका में था। पूरा लिखिएगा, जैसे मतलब आप इतना पढ़ लो ना कि नालंदा विश्वविद्यालय पे मतलब 1-2 पेज तो आप आराम से लिख दो एक्सप्लेन कर करके। जो हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत भारी बात नहीं है। अब यहाँ पे एक लाइब्रेरी था, ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्सिटी है तो लाइब्रेरी होगा ही, ठीक, लाइब्रेरी होगा। तो लाइब्रेरी का क्या नाम था? लाइब्रेरी का नाम था धर्मगज। जैसे जेएनयू के लाइब्रेरी का नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी, उसी तरीके से जामिया का लाइब्रेरी का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पे। उसी मतलब ये दोनों याद था हमें, इसलिए मैं बोल दिया, ध्यान रखना। तो यहाँ का जो लाइब्रेरी है किसके नाम पे था? धर्मगज। और यहाँ पे लाइब्रेरी का 3 बिल्डिंग था। जैसे हम लोग जब पटना कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ पे लाइब्रेरी था, तो उसका भी एक बिल्डिंग था, ज्ञान मंदिर पुस्तकालय। किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं था, वो उसका नाम ही था ज्ञान मंदिर पुस्तकालय। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 बिल्डिंग में लाइब्रेरी बना हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी तो बड़ा है। तो तीनों बिल्डिंग का क्या क्या नाम था? रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न मंजक, रत्न रंजक, मंजक नहीं, ये तो मंजक मतलब वो वाला हो गया, ठीक है, ध्यान में, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक, मंजक नहीं रंजक, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बात करते हैं। 5th से लेकर के 6th सेंचुरी के बीच
इसका जो नेम एवं फेम है वो इंटरनेशनल लेवल पे चला गया, मतलब पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसने ख्याति प्राप्त कर ली। जैसे दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, उसमें बहुत सारे कंट्री मिलकर के पैसा डोनेट करते हैं। अभी भी नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से रिवाइव किया गया है, तो इसमें जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं वो लोग फंड देते हैं। जैसे महाबोधि टेम्पल है बोधगया में, उसको फंड देते हैं जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, उसी तरीके से इस यूनिवर्सिटी को भी दिया जाता है। स्पेशली किस लिए? क्योंकि बौद्ध धर्म का सेंटर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हर धर्म का जो व्यक्ति है वो चाहता है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार हो, तो उसके लिए उसको पैसा देना पड़ता है, तो देता है। पैसा आखिर अपने घर से नहीं देता है, लोगों को चूज करके ही देता है, लेकिन देता तो है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो इसका जो एरिया था ना, वो एरिया काफी कवर करता था। ये चीन के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, आजकल चीन के बच्चे तो वो भेज रहे हैं क्या, वो कोविड-19। हाँ, अब पहले चीन के बच्चे पढ़ने आते थे हमारे यहाँ, कोरिया के बच्चे आते थे, तिब्बत के बच्चे आते थे, अब मिडिल ईस्ट के लोग भी आते थे। सोचो, मध्य एशिया से चल करके लोग आते थे उधर से, कहाँ, बिहार में पढ़ने के लिए। भारत में नहीं, भारत में कहाँ, बिहार में। आजकल बिहारियों को लोग कैसे देखते हैं, लगता है मतलब बिहारी पढ़ते लिखते ही नहीं है। लेकिन सोचो यार, इतिहास कितना पुराना रहा है बिहारियों का, ऐसा मत सोचा करो बिहारियों के बारे में। ठीक है, उसी समय चीन का एक यात्री था जिसका नाम था हीली। हिली ने कहा कि इस समय नालंदा यूनिवर्सिटी का जो कैपेसिटी है वो 10,000 बच्चे इस समय पढ़ते थे। ठीक है, इस समय नहीं, उस समय पढ़ते थे। तुम सोच लो कि कितना बड़ा यूनिवर्सिटी रहा होगा कि 10,000 बच्चे उस दौर में पढ़ रहे थे, और कितना खर्च वगैरह पड़ा होगा यूनिवर्सिटी को बनाने में। हालांकि इसको हम लोग यूनिवर्सिटी नहीं कहते हैं, यूनिवर्सिटी तो मॉडर्न टर्म हो गया ना, इसको हम लोग महाविहार कहते हैं। थोड़ा सा महाविहार का कॉन्सेप्ट समझ लें, तब आपको मजा आएगा आगे और बढ़ने में। कहाँ तक है हम लोग? यहाँ तक बढ़े थे, ध्यान रखिएगा। हमेशा देखेंगे आप जहाँ भी पढ़ेंगे तो नालंदा महाविहार आपको पढ़ने को मिलेगा। महाविहार 2 टर्म से बना है, एक का मतलब महा और दूसरा टर्म है विहार। ठीक है, महा का मतलब क्या? बड़ा, यही ना, बड़ा, ग्रेट, लार्ज। ठीक, जैसे महाविद्यालय, विद्यालय और महाविद्यालय मतलब बड़ा विद्यालय, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से यहाँ पे विहार है। विहार क्या होता था? विहार एक तरीके से आप रेसिडेंस इसको कह सकते हैं। ठीक है, पहले यह रेसिडेंस नहीं था। शुरुआती दौर में क्या था? शुरुआती दौर में जितने भी बौद्ध भिक्षु होते थे यहाँ पे पढ़ते वगैरह थे। ठीक है, पढ़ते थे। अब बाद में आगे चल करके क्या हुआ कि यहीं पर रहने भी लगे और पढ़ने भी लगे। ठीक है, रहने भी लगे और पढ़ने भी लगे, ध्यान रखिएगा। रहने और पढ़ने दोनों का जगह था, इसीलिए यहाँ पे प्रोफेसर लोग रहते थे। जैसे अभी देखते हैं ना, बहुत सारे क्लोज कैंपस यूनिवर्सिटी होते हैं, उसके अंदर छात्र भी रहते हैं और प्रोफेसर साहब भी रहते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न पे उस समय विश्वविद्यालय बनाया गया था, है ना। तो इसमें रहने और पढ़ने दोनों की व्यवस्था थी। तो इसको एक लाइन में कहना हो तो क्या कह सकते हैं? रेसिडेंशियल कॉलेज जो होता है। ठीक है, रेसिडेंशियल कॉलेज का मतलब जहाँ पे पढ़ाई भी हो और जहाँ पे रह भी सकते हो, जहाँ पे हॉस्टल की भी व्यवस्था हो। तो यहाँ पे सभी लोग रहते थे। अब यही चीज़ देखो, रेसिडेंशियल कॉलेज यदि बड़े स्तर पे हो गया तो क्या कहलाया? महाविहार। तो बिहार का मतलब क्या? जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते भी थे और पढ़ते भी थे। महाविहार का मतलब एक ऐसा विहार जिसका एरिया बड़ा हो और उसमें बौद्ध भिक्षु पढ़ते भी हों और निवास भी करते हों, रहते भी हों। समझ में आ गई बात? और महाविहार का ही कॉन्सेप्ट आगे चल करके महाविद्यालय बना, और महाविद्यालय से ही आगे चल करके विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट आया। समझ में आ रही बात? बस यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो फोकस दिया जा रहा था वो कहीं ना कहीं महायान और उसके अलावा जो बौद्ध धर्म के 18 संप्रदाय थे उसके बारे में ज़्यादा शिक्षा दी जाती थी। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म 18 संप्रदाय में बट गया था, और भी आगे ढेर सारे संप्रदाय में बट गए, लेकिन मूल तौर पे हीनयान और महायान 2 संप्रदाय थे। तो यहाँ पर जो स्पेशल एजुकेशन दिया जाता था, यानी आप कह सकते हो कि ज़्यादा जो मोर फोकस वो किस पे दिया जाता था? महायान वाले पंथ पे। उसके अलावा जो 18 संप्रदाय थे इसके बारे में भी पढ़ाया जाता था। लेकिन क्या हम लोग कह सकते हैं कि केवल बौद्ध धर्म का ही पढ़ाई होता था? नहीं, बौद्ध धर्म के पढ़ाई के अलावा यहाँ पे वेद का भी पढ़ाई होता था, हेतु विद्या का होता था, शब्द विद्या का होता था, योगा शास्त्र का होता था, चिकित्सा शास्त्र का होता था। उसके अलावा सांख्य दर्शन का होता था। आपको पता है सांख्य दर्शन बौद्ध मतलब बुद्ध ने सीखा था किससे? सांख्य दर्शन। आप बताना ऑप्शन उनके, मतलब सांख्य दर्शन के उनके गुरु कौन थे? अलार कलाम या फिर कोई और गुरु थे? 2 गुरु थे उनके, एक रुद्रक रामपुत्र और एक अलार कलाम। आपको बताना है कि सांख्य दर्शन की शिक्षा बौद्ध मतलब बौद्ध गुरु
बौद्ध गुरु का यार, मतलब वो महात्मा बुद्ध ने किससे ली थी? ठीक, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, पता चल जाएगा कि आप पढ़ते हो कि नहीं। इसको मिटाएं, यहाँ तक आप लिखते चल रहे हो हमारे साथ। पहले ना आप एक बार ना कॉपी में नोट कर लेना, और जब आपको रिवीजन करना हो ना तो दोबारा आप वीडियो को ऑन करके 1.25 पे कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर फाड़ दीजिए क्या वीडियो को। चलो यहाँ तक समझ में आ गई बात? ये मैंने कुछ लिखा था यहाँ पे। अच्छा चलो देखते हैं। अब आगे देखिए, यूनिवर्सिटी में 8 बड़ा कमरा था, मतलब यूनिवर्सिटी है भाई तो यहाँ पे तो लेक्चर वगैरह देना तो होगा ना। अब चूंकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक लेक्चर हॉल रहा होगा, ठीक, जैसे हम लोग के कॉलेज में भी था सेमिनार हॉल। तो यहाँ पे 8 लेक्चर हॉल था, 8 सेमिनार हॉल था, बड़ा बड़ा हॉल, जिसमें कई सारे हजारों हजार के संख्या में छात्र बैठ सकते थे, अपने प्रोफेसर को सुन सकते थे। उसके अलावा 8 बड़ा कमरा के अलावा 300 छोटा कमरा था, ठीक। 300 छोटा कमरा का किसी लिए उसमें क्लास वगैरह चलता हो, या फिर उसमें आप कह सकते हो कि इसमें कुछ रहने के लिए भी प्रयोग किया जा रहा हो, हॉस्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये दोनों पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा। वेनसांग नामक चीनी यात्री जो था चीन का, वह आया था यहाँ तो 18 महीना पढ़ करके गया था यहाँ पे। सोच लो, 18 महीना यहाँ पर रह करके गया, 18 महीना यहाँ पे पढ़ा। ये बिहार का इतिहास है, ठीक है, ऐसे नहीं बिहार बना है। और ये जो बिहार है ना, ये बिहार, इसी बिहार से ये बिहार का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो वेनसांग कितने महीना? 18 महीना। कितने महीना? 18 महीना। कहाँ रहा? नालंदा विश्वविद्यालय में रहा भी और पढ़ा भी। विश्वविद्यालय में ही था, इसका मतलब रेसिडेंशियल तो यूनिवर्सिटी रहा होगा ना, हॉस्टल वगैरह उसको बढ़िया सा मिल गया होगा। जैसे हम लोग, आप ऑक्सफोर्ड वगैरह का या फिर बाहर का फॉर्म वगैरह भरोगे तब वहाँ पे रहता है कि हाँ इंडिया से आने वाले लोग को रेसिडेंस के लिए कौन सा हॉस्टल वगैरह, ये सारा चीज़ का। अभी तो आप लोग बाहर का ट्राई नहीं करते हो ना, बाहर के बारे में भी सोचो पढ़ने के लिए, जिसके पास पैसा है, नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं सोचने का। आगे बात करते हैं। वैसे बहुत तरह के स्कॉलरशिप भी हैं, जिनके पास पैसा नहीं वो भी पढ़ सकते हैं, एफर्ट लगाइए। आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो है बहुत तरह का पढ़ाई होता था और बहुत तरह के प्रोफेसर थे, लेकिन एक प्रोफेसर जो थे जिनका नाम बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। जैसे हम लोग के यूनिवर्सिटी में भी, हम लोग के कॉलेज में भी ऐसे ऐसे प्रोफेसर थे, ठीक। जैसे हम लोग की मैम जो थी, हमारी ज़िंदगी की सबसे प्रिय मैम, मतलब जो हमारी इंस्पिरेशन थी, और मैंने उनसे, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, एक तरीके से एजुकेशनल मदर का मतलब मैं दर्जा देता हूँ उन्हें। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैम से ही मैंने बहुत कुछ सीखा, इंस्पायर हुआ, और उन्हीं से मतलब सीख करके उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए मैंने तय भी किया था कि आगे चल करके हमें इस टीचिंग के सेक्टर में जाना है, मुझे पढ़ाना है, एक मतलब छोटा मोटा प्रोफेसर बनना है। आगे बात करते हैं। तो शीलभद्र भी थे, उसी तरीके से मैम थी जिनका नाम था डेजी नारायण, वो नहीं रही दुनिया में, मैंने डाला था स्टेटस वगैरह में, आप लोग जानते होंगे, ठीक। उसी तरीके से इस दौर में कौन सा है? शीलभद्र, बहुत नामी प्रोफेसर। तुलना नहीं करना चाहिए कभी दो व्यक्ति का, मैं आपको समझने के लिए बताया हूं। शीलभद्र हैं, सभी विषय के ज्ञाता थे, इनको सुनने के लिए दूर दूर से बच्चे आते थे। और कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कलाम साहब प्रेसिडेंट बने तो लोगों ने कहना शुरू किया कि उनका जो पद है, यानी राष्ट्रपति का पद जो है, कलाम के कद से छोटा है, ठीक। हमारे एक प्रिंसिपल थे कॉलेज के, उनका नाम था प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी, इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, बहुत धांसू प्रोफेसर थे, अभी भी हैं। आप बहुत सारे टीवी चैनल में उनको देख सकते हो, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। बजट वगैरह पास होता है तो कई बार उनको बुलाया जाता है वो एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो आप देखोगे, हम लोग कहाँ थे यार, चलो शीलभद्र पे थे, इसको रखते हैं यहीं पे, ठीक है। तो शीलभद्र को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गई बात। और कहते थे लोग कि सत्य और धर्म का भंडार है। कौन, किसने कहा? वेनसांग ने कहा कि सत्य एवं धर्म का भंडार इनको कहा जाता था, इस तरीके से उपाधि से इनको सम्मानित किया जाता था। हमको याद आ गया कलाम को लेकर के, जब यह बात कही गई कलाम साहब को लेकर के कि राष्ट्रपति का जो पद है उनके कद से छोटा है, तो हमारे भी प्रिंसिपल थे, वो कहते थे कि जो पटना कॉलेज का प्रिंसिपल का पद जो है हमारे कद से छोटा है, और सीरियसली मतलब छोटा था, वो काफ़ी बड़े हैं। सत्य एवं धर्म का भंडार, सभी विषय के ज्ञाता, समझ में आ गई बात। और इसी समय 10th सेंचुरी के समय ही ये क्या है, यहाँ के कुलपति हैं। वाइस चांसलर का कॉन्सेप्ट आ गया है, ऐसा नहीं कि आज आया है, पहले से ही है, ठीक। और भी इनके कई तरह के, इनके जो गुरु वगैरह थे, इनके जो अलावा इनके जो सीनियर वगैरह थे, जो भी मतलब अच्छा क्लास वगैरह लेते थे, उनका नाम इसीलिए इतिहास में शामिल किया गया है। चंद्रपाल हैं, गुणमित्र हैं, स्थिरमती हैं,
प्रभा मित्र हैं, जीन मित्र हैं। ये सब टीचर का नाम है, प्रोफेसर का नाम है, लिख लीजिएगा ध्यान से। ठीक, ज्ञानचंद्र भी लिख लीजिएगा। आगे लिखिएगा इत्सिंग जो है, इत्सिंग भी चीन का यात्री है। इत्सिंग यहाँ पे क्या किया था, 400 संस्कृत पांडुलिपि तैयार किया था। पांडुलिपि को 400 पांडुलिपि को संस्कृत भाषा में तैयार किया था नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर। किसने, इत्सिंग ने। और ये कितना दिन रहा था, 18 महीना। यह पूछा गया है हिस्ट्री के एग्जाम में भी और पेपर 1 में भी पूछ सकता है, ये लोग कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे विश्वविद्यालय को चलाने के लिए एडी ब्लॉक था। एडी ब्लॉक 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था और दूसरा इंटेलेक्चुअल कमेटी था, जिसमें प्रोफेसर वगैरह लोग बैठ करके मीटिंग वगैरह करते थे। तो ये दोनों बॉडी मिलकर के, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी 2 प्रकार की थी, ये दोनों बॉडी मिलकर के यूनिवर्सिटी को चलाती थी। फिर आपके मन में सवाल आ सकता है कि इतने बड़े यूनिवर्सिटी का खर्च कौन उठा रहा था। तो उस दौर के जो शासक वगैरह थे, एक तो वह उठा रहे थे, और दूसरी बात जो आपके जैसे लोग जो डोनेशन देते हैं, जिनका मन करता है कि हम प्रत्यक्ष तौर पे काम नहीं करें, लेकिन हम इतना पैसा कमा रहे हैं कि कुछ पैसा बचा करके दे देते हैं ताकि दूसरा आदमी जो काम कर रहा है उसको मदद हो जाए। तो इस टाइप का डोनर वाला भी सिस्टम था। तो डोनेशन के माध्यम से, और उस समय के जो शासक थे, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, वो पैसा देते थे और उसी पैसे को मिला करके यूनिवर्सिटी का पूरा खर्च चलता था। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां पे 2 प्रोफेसर का नाम और लिख लीजिएगा। एक का नाम है शांत रक्षित और दूसरे का नाम है चंद्र गोमिन। ठीक है, ये दोनों भी काफी नामी गिरामी प्रोफेसर हैं। आपसे पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड नहीं है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय का प्रख्यात आचार्य हुआ करते थे। तो आपको नाम याद होना चाहिए इसमें से। ठीक है, समझ में आ रही बात? इस तरीके से सवाल ये लोग क्रिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये यूनिवर्सिटी इतना फेमस हो गया था कि जावा और सुमात्रा जो कि दूसरा कंट्री है, वहां के जो शासक थे उनका नाम था, क्या लिखा है, हाँ, बालकृत्र देव। ठीक है, बालपुत्र देव, बालकृत्र देव कह रहे हैं, बालपुत्र देव। ठीक, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने नालंदा में एक मठ बनवाया था। मठ किस लिए? अभी जो मठ का मतलब निगेटिव एक कॉन्सेप्ट चला गया, मठ का मतलब पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में देखिए, वहां के जो गुरु वगैरह थे, ठीक, उनको रहने के लिए मठ का निर्माण करवाया था। किसने? जावा और सुमात्रा, ये दोनों एक कंट्री है मिला करके। यहाँ के शासक थे कौन? बालक पुत्र देव, उन्होंने बनवाया था। और इन्हीं का जो दोस्त था उसका नाम था देवपाल। देवपाल कौन था? पाल वंश का शासक था। और पाल वंश कहाँ के एरिया में शासन कर रहा था? बंगाल के हिस्से में। कब कर रहा था आप लोग बताइएगा। उसके कॉन्टेम्प्रेरी 1-2 रूलर के बारे में या फिर डायनेस्टी के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक, तो इससे क्या किया, इसका फ्रेंड था तो इसने बोला बालक पुत्रदेव ने कि अरे यार देखो बहुत अच्छा काम कर रही यूनिवर्सिटी, इतना वगैरह पैसा वैसा कमा रहे हो और तुम भी मानते ही हो बौद्ध धर्म को, कुछ पैसा वैसा दे दो, दान दे दो। तो बोला ठीक है दे देते हैं। 5 गाँव दान में दे दिया। उस समय का गांव बहुत बड़ा बड़ा होता था, अभी का गांव ये सब छोटा टाइप से नहीं, टनमुनिया टाइप से नहीं। टनमुनिया समझ में आता है, मतलब बिल्कुल छोटा टाइप से, वैसा छोटा नहीं था। उस समय बड़ा बड़ा गांव हुआ करता था। इसीलिए तो इक्तादारी व्यवस्था वगैरह में देखते हो ना, 5 गांव 10 गांव दे दिया तो काफी हो जाता था। 5 बड़ा गांव दे दिया किसने? देवपाल ने दे दिया। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को दान में कि ले जाओ। अब इतना इतना दान मिल रहा है तो पैसा का कमी थोड़े ना होगा। यूनिवर्सिटी ऐसे ही चल रहा है, विदेशी बच्चे ऐसे ही पढ़ने आ रहे हैं, उनको खाना पीना, चीन का कल्चर अलग रहा होगा। चीन क्या क्या खाता हो, सांप बिच्छा कुत्ता छुछुंदर सब कुछ खाता ना वहाँ पे। तो कुछ भी यहाँ पे खाना वगैरह बनता होगा तो अलग अलग वेराइटी बनता होगा, तो पैसा कहाँ से आएगा? एक तो स्टूडेंट से पैसा लेगी ही, लेकिन अलग से दान वगैरह मिलता है तो उससे यूनिवर्सिटी का खर्च वगैरह ढंग से चलेगा। समझ में आ रही बात? यहाँ तक आगे बढ़े। ठीक है, 11वीं सेंचुरी से विक्रमशिला विश्वविद्यालय को डोनेशन मिलने लगा। क्यों? क्योंकि 10th सेंचुरी के बाद ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे तंत्रयान का प्रभाव पड़ गया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का जो शिक्षा वगैरह मिल रहा था धीरे धीरे उसमें कमी आने लगी, तो तंत्रवाद वगैरह आने लगा, वो हावी होने लगा। समझ में आ रही बात? यहाँ तक हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं? 10th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो हम लोग पोस्ट गुप्ता फेज में है, ध्यान रखिएगा। ऐसे दिमाग से सोचिए, एक ही साथ सब चीज को सोचते चलिए, मल्टी डायमेंशनल बनाइए दिमाग को अपने। तो 10th सेंचुरी में क्या हुआ? तंत्रवाद का। आप देखोगे 10th सेंचुरी में गुप्त काल के समय ही तंत्रयान का मतलब उद्भव होता है, तंत्रवाद का। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यह जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी तंत्रयान का प्रभाव पड़ने लगा, उसके बारे में पढ़ाई वगैरह होने लगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आसपास के जो कंट्रीज थे जो बौद्ध धर्म को प्रमोट कर रहे थे उनको तो गुस्सा चढ़ेगा ही, अरे हम पैसा दे रहे हैं तुमको अपने काम के लिए, तुम काम किसी और का कर रहे हो, तो गलत है ना। तो वो लोग क्या करेंगे? डोनेशन देना बंद कर देंगे। तो 11वीं सेंचुरी से इन लोगों ने क्या किया कि जाओ डोनेशन वगैरह नहीं देंगे, दूसरा यूनिवर्सिटी को देने लगे। और दूसरा यूनिवर्सिटी भी इंटरेस्टिंग बात है कि वो भी बिहार में ही है। ठीक, और वो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में,
ठीक है, कहाँ? भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा। यह भी पाल वंश के व्यक्ति नहीं बनवाया था, आपको बताना है किसने बनवाया था, शासक का नाम बताइएगा, आप लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से। तो 11वीं सेंचुरी से क्या किया, जितने भी डोनर थे वो कहले कि अब तुमको पैसा नहीं देंगे, अब हम लोग विक्रमशिला को देंगे। तो अब विक्रमशिला का धीरे धीरे क्रेज बढ़ेगा, जैसे मतलब बड़ा एक दौर था दिलीप कुमार का, अमिताभ बच्चन का दौर है, अब शाहरुख खान का दौर चल रहा है। आगे बात करते हैं तिब्बती स्रोत से। अब किसे आपसे पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय में 10th सेंचुरी के बाद तंत्रयान का प्रभाव बढ़ने लगा था, ऐसा हमको कहां से पता चलता है? तो ऐसा तिब्बत की किताबों से पता चलता है, तिब्बती स्रोत से पता चलता है। समझ में आ रही बात? यहां तक क्लियर है। अब 12th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी की बात हो गई, 12th सेंचुरी में आएंगे तो आप देखो कि 12th सेंचुरी में आते ही इस पे आक्रमण कर देता है कौन? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति रहता है, वो बोलता है चलो चारों तरफ मिल मतलब धांगते रहो, इसको भेज दिया बिहार तरफ, गया। ऑब्वियस सी बात है, इस्लाम इस समय प्रसार उस तरीके से पूरी तरीके से नहीं हुआ था। और यहाँ पर यानी कि भारत के समाज में सबसे ज़्यादा प्रभाव हिंदुज़म से ज़्यादा किसका था? बौद्ध धर्म का था। बौद्ध धर्म का पूरा एक लंबा फेज रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ के हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने, दोनों ने षड्यंत्र करके बौद्ध धर्म पे वहाँ पे आक्रमण करवा दिया, नालंदा विश्वविद्यालय को ही जलवा दिया। कैसे अनपढ़ जाहिल लोग थे, विश्वविद्यालय को जलाने से क्या मिला? लेकिन हुआ यह कि जितने भी स्क्रिप्चर थे वो सभी के सभी जला दिए गए। तो जब अब यही बात है कि आज के दौर में आप देखोगे कि संसद भवन में उसी भाषा को मान्यता मिल रहा है जिसका स्क्रिप्चर वगैरह बचा हुआ है। जैसे आप देखिएगा कि गया का इलाका, पटना का इलाका, जहानाबाद, औरंगाबाद, नालंदा, मतलब बिहार के लगभग 8 से 10 जिले एक भाषा बोलते हैं, मगही भाषा, जिसको अर्धमागधी पहले बोलते थे, जो पहले प्राकृत हुआ करता था। अब उसका स्क्रिप्चर सब नालंदा यूनिवर्सिटी में था। सभी के सभी स्क्रिप्चर को जला दिया गया। तो अब तो कुछ रहा ही नहीं हमारे पास, पुराने जो टेक्स्ट हैं ही नहीं हमारे लैंग्वेज के। तो इतने बड़े मतलब इतना बड़ा वक्ता है, इतने बड़ा समूह बोलता है उस भाषा को, लेकिन उस भाषा को अभी तक अथॉरिटी नहीं दिया गया, अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। तो उसके मान्यता देने का बेस क्या है? आपके पास पुराने स्क्रिप्चर हैं कि नहीं। वही देखो कि दरभंगा है, मतलब मिथिला का जो इलाका है वहाँ पे मैथिली भाषा बोला जाता है। तो वहाँ पे यहाँ के जो लोग थे, ये लोग क्या किए कि अपने ब्राह्मण लोग अपने भाषा का जो किताब वगैरह था स्क्रिप्चर, उसको लेकर के भाग गए, क्योंकि इनको तो पता ही था बख्तियार खिलजी जलाएगा किसको? नालंदा यूनिवर्सिटी को। नालंदा यूनिवर्सिटी में उन लोगों का किताब पढ़ा हुआ जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं। समझ में आ रही बात? तो ये यहाँ पे सब कुछ जला दिया गया। स्क्रिप्चर के बेस पे ही तो रिलीजन चलता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी रिलीजन का आप टेक्स्ट हटा दो, टेक्स्ट को हटा दो, जला दो, तो फिर कैसे चलेगा? वो वही तो उसका बेस है ना, वही उसके स्टेबिलिटी को जस्टिफाई करता है। जैसे मान लीजिए बाइबल नहीं रहेगा तो बाइबल के बगैर हम लोग कैसे कल्पना कर सकते हैं जीसस का या फिर क्रिश्चियनिटी का? कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। कुरान को हटा देंगे तो क्या कल्पना कर सकते हैं हम लोग? मेन स्क्रिप्चर जो है, जैसे वेद को हटा दिए, उपनिषद को हटा दिए, तो फिर कहाँ रहेगा? उसी पे तो आपका सारा का सारा तंत्र मंत्र टिका हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इन लोगों ने डायरेक्ट अटैक किया कहाँ पे? यूनिवर्सिटी को ही जला दो, सारे के सारे स्क्रिप्चर ही मिटा दो। थे तो जाहिल लोग, नहीं जलाना चाहिए था। तो यहाँ पे जला दिए। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का कहानी हो गया खत्म, और यह वीडियो भी यहीं पे समाप्त होता है। नालंदा विश्वविद्यालय से यदि किसी भी तरीके का कोई सवाल पूछा जाएगा पेपर 1 में, या फिर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपके पेपर 2 में पूछा जाएगा, तो मेरे ख्याल से आपको बना देना चाहिए। और इतना पढ़ने के बाद भी आप नहीं बना पाते हैं तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।